विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से विद्वानों ने इसे 4 कालों में विभक्त किया है। आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो तीसरी इकाई है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम काल जो है उसे आदिकाल कहते हैं और उससे संबंधित हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विद्वानों ने मुख्य रूप से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक इसकी सीमा मानी है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने पीछे जाते हुए अपभ्रंश सिद्ध और जो नाथ कवियों को सम्मिलित करते हुए 700 से 1400 ईस्वी तक भी माना है। तो इनको हम सम्मिलित करते हुए देखें तो आदिकालीन साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां या विशेषताएं ठहरती हैं। आपके यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ सकता है कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बताएं या विस्तृत वर्णन करें। हिंदी साहित्य का यह जो प्रारंभिक काल या प्रथम काल है आदिकाल, 4 कालों में पहला 4 काल हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और प्रथम काल को हम आदिकाल नाम से जानते हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस में वीरतापरक अधिक रचनाओं के कारण वीर गाथा काल कहा था। उसे अब सर्वमान्य मत आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस युग का जो साहित्य है आरंभ में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और उसके बाद धीरे धीरे अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी में बदल जाती है और फिर धीरे धीरे हिंदी की बोलियों का प्रारंभ होता है। इस काल में अवधी और ब्रज भाषा की भी शुरुआत हो चुकी थी। वैसे अवधी और ब्रज मुख्य रूप से भक्ति काल की भाषाएं हैं। यहाँ जो आदिकाल है इसमें मुख्य रूप से डिंगल और पिंगल शैलियों में लिखा गया और राजस्थानी भाषा का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रासो जो काव्य है वो आदिकाल की एक प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। वीर रस की धारा को संजोए हुए, प्रेम सौंदर्य का श्रृंगार करे हुए, भक्ति नीति उपदेश से संयमित होते हुए, लौकिक मनोरंजन का दामन थामे हुए यह साहित्य हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। साहित्य सागर का उत्स है। हिंदी साहित्य गंगा हेतु गंगोत्री है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर वो संपूर्ण काव्य शिल्प शैली रूप सब है। इस साहित्य के विकास समृद्ध में योगदान करने वाले जैन सत्य अहिंसा त्याग वैराग्य के पक्षधर है। तो चारण भाट ऐसे भी है जो वीर एवं श्रृंगार रस में डूबकर जीवन सत्य को प्राप्त करने से नहीं चूकते। यानी यहाँ का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। यहाँ पर जंत्र मंत्र जादू टोने हैं, उलट बांसियाँ हैं, नारी संसर की आमी भरने वाले वज्र यानी संत है, संयमित इंद्रिय निग्रह गुरु का महत्व आदि हठयोगी नाथ भी है और वीर रस श्रृंगार रस संपूर्णता के साथ यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम बिंदुवार अगर इस आदिकालीन साहित्य को प्रवृत्तियों को पढ़ें, एक सामान्य परिचय आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, बिंदुवार हम अगर इसका अध्ययन करें तो काफ़ी 15 बिंदु मुख्य रूप से हम लिख सकते हैं और उसका अच्छी तरीके से वर्णन करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं और उदाहरण सहित उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में हम जानते हैं। ये आदिकाल हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 संवत तक माना जाता है और कुछ विद्वान इसको 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं और हमें भी यही मानना चाहिए, क्योंकि अपभ्रंश की रचनाएं, सिद्धों और नाथों की रचनाएं, जैनों की रचनाएं भी आदिकालीन साहित्य में ही सम्मिलित करनी होगी हमें।
तब हम आदिकालीन साहित्य की जब प्रवृत्तियां देखते हैं तब आता है पहले विविध काव्य रूप। विविध काव्य रूप का यहाँ तात्पर्य है कि आदि काल में रासो काव्य लिखे गए। रासो काव्य एक उदाहरण देता हूँ, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो इत्यादि। और रास काव्य जो जैनों ने लिखे, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य पद्य साहित्य, जो गद्य में कुछ कृतियाँ जैसे रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई है, राहुल बैल है, वर्ण रत्नाकर है इत्यादि। तो ये सभी गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। उस समय गद्य साहित्य इतना प्रचुर मात्रा में मिला नहीं है, लिखा नहीं जाता था। शुक्ल ने जैन, नाथ और जो सिद्ध साहित्य है इसको धार्मिक साहित्य कहते हुए इसको दूर रखा है, फिर भी इन्होंने अपने इतिहास में इसका जिक्र किया है। तो यह जो साहित्य है इसके विविध रूप हैं, विविध आयाम हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। रासो काव्यों की अलग विशेषता हैं, जैन काव्य की अलग विशेषता हैं, सिद्ध साहित्य जो 84 सिद्ध हुए हैं, 9 नाथ हुए हैं, इनकी सबकी लौकिक काव्य भी लिखा गया जैसे संदेश रासक। तो इन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं और ये काव्य के विविध रूपों के अंतर्गत इसको सम्मिलित करते हैं। दूसरा आता है संदिग्ध साहित्य। संदिग्ध कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ जो कृतियाँ वो अप्रामाणिक है, उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासों को भी कुछ विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है, कुछ विद्वानों ने उसे प्रमाणिक माना है, कुछ ने अर्धप्रमाणिक माना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल के साहित्य कुछ ऐसा भी उपलब्ध है जो विद्वानों की नज़र में या तो अप्रामाणिक है या फिर आदिकाल के बाद की रचना है। उनके संवत सन का पता नहीं है, किसी के लेखक का पता नहीं है, जैसे संदेश रासक है, पता ही नहीं लेखक किसने लिखा है। यह कारण पैदा हुआ इन काव्यों में उल्लिखित घटनाओं, प्रसंगों, नामों, स्थानों, युद्धों आदि की तिथियों का इतिहास की तिथियों से मेल न खाता। यह भी कारण है इसका अप्रामाणिक और संदिग्ध होने का। कुछ जो इतिहास ग्रंथ हैं उससे भी इन काव्यों के मेल नहीं खाते हैं और कुछ पात्र हैं वो भी मेल नहीं खाते हैं। कुछ इन पर अनैतिहासिकता के और अप्रामाणिकता कहते हैं। इसके कारण यही कारण है कि यहाँ कुछ जो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है, प्राकृत पेंगलम आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हुए भी अलग अलग प्रसंगों, घटनाओं आदि के आधार पर आज तक अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाए। हाँ, साहित्य हैं, कुछ उधर उधर हो सकता है, ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, फिर भी हम किसी का नाम परिवर्तन नहीं कर सकते, तिथियां परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस पर यह आरोप लगता रहता है। तीसरा इसमें आता है आपके वर्ण विषय। हम देखें वर्ण विषयों का विस्तार। वर्ण विषयों का विस्तार से यहाँ तात्पर्य है कि इन्होंने जो रचनाएं की है वो विभिन्न विषयों की रचनाएं हैं। कहीं वीर गाथाएं हैं, कहीं धार्मिक रचनाएं हैं, कहीं नारी का चित्रण हुआ है, नारी के रूप का चित्रण हुआ है, कहीं युद्ध वर्णन है, संयोग श्रृंगार है तो वियोग श्रृंगार भी है, प्रकृति चित्रण भी है, प्रवृत्ति निवृत्ति है, जैन काव्य जो महावीर में विश्वास करते हैं, अहिंसा वगैरह वो भी है, और जीवन से जुड़े सभी पक्षों का चित्रण कवियों ने यहाँ पर किया है। अगली हम विशेषता इसकी देखें या प्रवृत्ति देखें तो वह है प्रकृति चित्रण। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण जो छायावादी काव्य की एक विशेष विशेषता है, वैसा तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अधिकतर साहित्य में यह हुआ है। जो महाकाव्य हैं, जो बड़े काव्य हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण नहीं हुआ है, फिर भी प्रकृति का चित्रण यहाँ आलंबन के अतिरिक्त उद्दीपित रूप अधिक चित्रित हुआ है। कहीं कहीं तो कवि प्राकृतिक वस्तु का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि पाठक पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, पशु पक्षी, फल फूल आदि के नाम गिनता गिनता ऊँगने लगता है। यानी वर्णन शैली में, एक गणनात्मक शैली में गणना करके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। पर कहीं कहीं प्रकृति चित्रण भी अच्छा हुआ, जैसे हम पढ़ेंगे जो जायसी, एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जायसी का नागमती वियोग खंड, जो
भक्ति काल की वो रचना है, लेकिन जो प्राचीन काव्य जैसे विद्यापति का है, जो आदिकाल में मानते हैं, अमीर खुसरो को हम आदिकाल में मानते हैं, पृथ्वीराज रासो हैं, खुमान रासो हैं, जहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वहाँ विद्यापति ने एक अच्छा प्रकृति का चित्रण किया है। अमीर खुसरो ने भी भारतीय प्रकृति के बारे में लिखा है और रासो काव्यों में भी कुछ प्रकृति के चित्र मिलते हैं। अब हम देखें अगली प्रवृत्ति, सजीव युद्ध वर्णन। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है आदिकालीन साहित्य की, क्योंकि आदिकालीन साहित्य रासो काव्यों के बिना अधूरा है और रासो काव्यों को लिखने वाले यहाँ चारण और भाट जो डिंगल और पिंगल शैली में लिखा करते थे और अधिक जो डिंगल भाषा कह सकते हैं या राजस्थानी मिश्रित भाषा है, कुछ ब्रिज का भी इस पर प्रभाव है। रासो साहित्य के अंतर्गत राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाता का दोनों स्थितियों में बढ़ा चढ़ाकर यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। युद्धों का सजीव वर्णन, उनकी दानवीरता, धार्मिकता, यश, रूप, सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। और हम देखते हैं कि हम जैसे कोई आंखों देखा हाल देख रहे हैं उन युद्धों का। ऐसी वीरों की पराक्रम, तीर व तलवारबाजी, शत्रु पर धावा, शत्रु पर विजय, ऐसा लगता है कि यह एक सजीव वर्णन है और वो ही कवि हैं जो एक हाथ में तलवार पकड़ते थे और एक हाथ में कलम। तो ये भी राजाओं के साथ जाते थे, राजाओं का साथ देते थे। तो इस प्रकार आज हम इन 5 प्रवृत्तियों और 5 विशेषताओं के बारे में आदिकालीन साहित्य को हमने देखा है। आगामी जो बाकी वाली प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हैं इस आदिकाल के साहित्य की, वो हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में इस YouTube चैनल पर डालेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप यह वीडियो खोलते हैं तब वहाँ चैनल के आगे सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर क्लिक करें, तब आपके वहाँ बेल आइकन यानी घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करें तो आपको आगामी वीडियो जो है वो इसी चैनल पर आपको अपने आप आपके YouTube पर मिल जाएंगे या संदेश मिल जाएगा कि सर ने यह वीडियो डाला है और हमें यह हमारे पाठ्यक्रम में और हमें यह पढ़ना है। पूरा पाठ्यक्रम हम जब तक कॉलेज नहीं लगते हैं तब तक इसी माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।